तो ये डिसीजन मेकिंग तक समझ में आया? हाँ। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कंट्रोलिंग। कंट्रोल करना, काबू में करना। किस चीज को काबू में करना भाई? अपने बिजनेस को कंट्रोल करना। ठीक है, कि बिजनेस सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसे कि लॉकडाउन का एग्जांपल बताता हूं मैं तुमको, कि कोई बिजनेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था। इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ तुमको। ओयो। ओयो रूम्स के बारे में तुमने सुना होगा। ओयो होटल्स, ओयो रूम्स, सुना ही नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ओयो का बिजनेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था लॉकडाउन से पहले। ठीक है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया सब लोग अपने घर में बैठ गए। ओयो क्या होता है? ओयो होटल है। होटल लोगों को ये कमीशन देता था, कमीशन लेता था और कस्टमर देता था। ऐसा ओयो का काम होता है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन आया तो पूरा इसका बहुत नुकसान होने लग गया। पर फिर भी इसने अपने बिजनेस को चालू रखा। ऐसा नहीं है कि दुकान बंद करके भाई अब चलो जितना कमा लिया अब करते हैं दुकान बंद। इसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो बिजनेस है वो आगे इसकी डिमांड दोबारा से आएगी। इसके लिए या था कंट्रोलिंग। उसने अपने इमोशंस को, अपने जो बिजनेस था उसमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उसने उसको कंट्रोल किया, उसको बंद नहीं किया। तो ये होता है फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये हमको कैसे पता लगा? बुक कीपिंग से। उसने बुक कीपिंग इसने किया होगा। ये इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, पढ़ना, या फिर मैंने तुमको शायद बताया भी था, कहीं नेट पे भी अब देखना, अब तो काफी मौजूद है। रितेश अग्रवाल नाम है जिसने ओयो खोला आपने बताई थी सर। है ना, बताया था ना। तो ये जो आदमी है वो, उसने अभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि वो, उसको पता है कि भाई मैंने जब लॉकडाउन से पहले मेरी सारी बुक्स मैं अगर जाके देखूंगा तो जबरदस्त फायदा हो रहा था। जो कि सिर्फ ये 2 साल के या 3 साल के लॉकडाउन से जो नुकसान होगा उससे कई गुना ज्यादा मेरे को फायदा हो रहा था। यानी कि मैं ये 2-3 साल को आराम से झेल सकता हूँ। ये इसको कैसे पता लगा? अपनी बुक कीपिंग से इसको पता लगा कि भाई 2-3 साल का नुकसान तो मैं 5-10 साल का नुकसान झेल सकता हूँ। इतना फायदा मैं पहले कर चुका हूँ और मुझे कोई बंद नहीं करना चाहिए। इसके ये बुक कीपिंग से इसको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एविडेंस। एविडेंस मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि बुक कीपिंग जो होती है वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है, परमानेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें, जिसका इस्तेमाल एक एविडेंस, एक सबूत के लिए भी किया जा सकता है। जैसे अगर किसी ने आके बोला कि भाई इसने टैक्स की चोरी की है, तो नहीं अपना वो बुक कीपिंग के रिकॉर्ड दिखाएगा, बोले नहीं भाई तुम देख लो आके। पुलिस आएगी या फिर कोई भी आएगा, टैक्स आईटी डिपार्टमेंट के आएंगे, इनकम टैक्स वाले लोग आएंगे तो उनको दिखा देगा। जैसे अगर तुमने रेड मूवी देखी होगी, रेड मूवी देखी कि नहीं देखी? हाँ सर। हाँ, तो उसके अंदर जो अजय देवगन होता है, इनकम टैक्स वाला आदमी होता है, तो वो आके वही उसका चेक करता है कि भैया आपने, तूने जो एसेट लिए हैं और जो तूने लाइबिलिटीज हैं तेरे घर में, उसके बिल दिखा मुझे। तो अब वो तो 2 नंबर का काम करने वाला, तो उसके पास बिल नहीं होते हैं सभी के। तो पूरा घर उसके छानने लग जाते हैं कि कहाँ पे रखा है इसने पैसा जिसके बिल नहीं है इसके पास। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास कुछ ये बुक्स नहीं थे, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं थी, उसका बुक कीपिंग कुछ नहीं था, तो उसको पकड़ लेते हैं वो। ठीक है, ऐसे बहुत लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग बहुत करते हैं ऐसा। तुमने विजय माल्या का नाम सुना होगा, उसने भी ऐसे ही किया है कई बार। और अभी एक और मैं अभी पढ़ रहा था कल परसों, जो एमआई के फोन हैं, एमआई के फोन आते हैं ना, काफी चलते हैं। हम्म। चाइना चाइना जितना बोल लो फिर भी अपने देश के लोग बहुत खरीदते हैं। तो एमआई के शाओमी। फोन का जो मालिक है, हाँ, शाओमी वाले, उन लोगों ने भी टैक्स की चोरी की है। तो इन पे अभी 1500 करोड़ के आसपास का वो लगाया है, जुर्माना लगाया है। अभी देखो बात कहाँ तक जाती है। इन्होंने भी टैक्स की चोरी की, मतलब अपने बिल नहीं दिखाए सही से भारत सरकार को। धीरे धीरे तुम समझोगे इस चीज को, अभी मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ। ये हो गया एविडेंस। लास्ट पॉइंट आता है इसका, टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी, अब ये भी कुछ कुछ इस एविडेंस से जुड़ा हुआ है। एविडेंस तो कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है? एक तो क्रिमिनल चीजों में भी काम आ सकता है। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ। ये एविडेंस में पैसा कैसे बिजनेसमैन या फिर बड़े बड़े लोग किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और उससे देश को क्या नुकसान होता है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक दुकान है, किस चीज की?
ये ट्रैवल एजेंसी की है दुकान, ठीक है। ट्रैवल एजेंसी वाला क्या करता है, टिकट बुक करके देता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो फ्लाइट की भी टिकट होती है, ट्रेन की भी टिकट होती है, बस की भी हो सकती है, कई जगह की हो सकती है, ठीक है। तो ये बुक करता है और ये यहाँ पे मान लो अजीम आया, अजीम ने बोला यार मेरे को जाना है दुबई, ठीक है, दुबई जाऊंगा मैं, वहां पे पैसा कमाऊंगा। तो बोला मेरे को फ्लाइट की टिकट बुक करो। ये बोलेगा ठीक है भाई। तो फ्लाइट की टिकट मान लो होगी 30,000 रुपए की, ठीक है। तो ये बोलेगा बुक करूंगा, इसमें से मैं 10% लूंगा। 10% कितना होगा, 3,000 रुपये होगा। तो अजीम को खुद से बुक करना आता है नहीं, तो इसे बुक करा रहा है, तो 3,000 रुपये ले रहा है। अब ये जो 3,000 रुपये आए इसके पास, इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो ट्रैवल बुक करने वाला आदमी है, इसने अजीम के सारे डिटेल डाले हैं और अजीम का ही एक लॉगिन आईडी बनाया रहेगा, उस पे से ही किया रहेगा। तो अगर सरकार देखेगी तो उसको अजीम नजर आएगा कि अजीम ने 30,000 की टिकट बुक किया है, उसको ये आदमी का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये जो गोलमाल आदमी है इसका नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे करके ये धीरे धीरे करके 3-3 हजार, किसी से 3,000, किसी से 4,000, ऐसे कर करके जो जितने भी पैसे इसने कमाए रहेंगे, सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं होगी, और वही हो जाता है ब्लैक मनी, ठीक है। इसकी वजह से ही जो छोटे छोटे दुकानदार वाले लोग थे, सब मोदी को गाली दे रहे थे जब उसने ये नोटबंदी कर दी थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जितना भी पैसा था, उनका पैसा तो सरकार को पता ही नहीं है भाई उन्होंने कितना कमाया था। तो वो सब लोग, जो भी उन्होंने पैसा बचा बचा के रखा था अपना, वो सब काला धन था। सरकार को जो पता नहीं होता है जिन पैसों के बारे में, वो काला धन कहलाता है, क्योंकि उस पे तुमने टैक्स नहीं दिया होता है, ठीक है। और इसका पर इस्तेमाल, वो हाँ बोलो। जिसने ब्लैक मनी नहीं रखा था उसका भी नुकसान हो गया था ना सर? देखो, जिसने ब्लैक मनी नहीं रखा था उसका नुकसान कब हुआ, अगर उसने पैसे जाके बदले नहीं किए। अगर वो, देखो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और वो तुमने सही तरीके से कमाए हैं, तो तुम उसको जाके बदल सकते हो, तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। पर तुमने उसको गलत तरीके से कमाया है, तुमने टैक्स ही नहीं दिया उन पैसों पे, तब सरकार तुमको एकदम लंबा से पकड़ेगी, बोलेगी भाई तू तो 20 साल से दुकान चला रहा है और तुमने एक बार भी टैक्स नहीं भरा है, तो मैं तेरे को पिछले 20 साल से टैक्स मारूंगा तेरे ऊपर, तो उतना तुझे भरना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ सर। इसकी वजह से बहुत सारे दुकानदार, जो छोटे छोटे दुकानदार जो खास करते हैं ना, सब बहुत टाइम से पैसा बचा रहे थे, बहुत टाइम से पैसा उन्होंने चुरा के रखा था। तो उन लोगों को मिर्ची लगी जब ये वाला हो गया था बंद, क्योंकि अब उनको अपने पैसे जो जो उन्होंने बचा के रखे हैं, अपने तिजोरी में रखे हैं, तो वो पैसा अब सरकार को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नए नोट लेने थे। अब वो 500 और 1,000 जो भी नोट थे, बड़े नोट तो पहले यही हुआ करते थे, 2,000 तो बाद में आया। 500 1,000 के उनने या तो नोट रखे थे, या तो उसी के जेवर उवर बना के रखे थे। तो जेवर भी दिखाने आते तो बोलते भाई ये तुमने अगर 1 लाख का सोना रखा है तो इसका बिल किधर है, वो बिल दिखाते तो उसमें पता चल जाता कि इसने तो बिल में भी धांधलेबाजी की है या बिल का टैक्स नहीं भरा है। समझ में आया? हाँ। तो जो भी ईमानदार आदमी है उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे बस नुकसान किस चीज का हुआ, समय का हुआ, कि भाई लोगों को जाके लाइन लाइन में लगते रहना पड़ा, एक समय का नुकसान हुआ, और ईमानदार आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो बेईमान आदमी है उसको बहुत नुकसान हुआ, उसको तो समय का नुकसान भी हुआ और उसका बहुत पैसा भी डूबा। और इस पैसे का, अब जैसे मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि छोटा मोटा आदमी है जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता था अपना सरकार से, लेकिन इसी में और भी और बेकार लोग भी होते हैं, जो मान लो ऐसे ही एक आदमी है ये, ठीक है, मान लो XYZ नाम है इसका। तो जो XYZ नाम का आदमी है, ये 3-3 हजार रुपए ऐसे बचा रहा है। अब यही पैसे ये दे दे रहा है किसी ऐसी संस्था को जो पाकिस्तान की है, ठीक है, जो पाकिस्तान की कोई संस्था है, जो भारत में ऐसे तो कोई छोटा मोटा धंधा दिखाती है, लेकिन वो उसका असली काम होता है कि आतंकवादियों को वो ट्रेनिंग देके उनको हमले करवाती है। और ये आदमी भी अपना उसमें पैसा डालता है कि भाई मैं भी चाहता हूं कि भारत की तबाही हो। तो ये चीजें
कैसे घूम के हमारा ही पैसा ब्लैक मनी बन के आतंकवादियों के पास चले जाता है, उसी से वो बंदूकें लेंगे और फिर हमारे ही देश में तबाही मचाएंगे। समझ में आया? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर आदमी जो कि टैक्स के दायरे में आ रहा है, टैक्स का दायरा हमने देखा था 9वीं और 10वीं क्लास में, 5 लाख से ऊपर अगर कोई आदमी कमाता है तो उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसको भरना चाहिए। अब भरता है कि नहीं भरता है, चोरी करता है या क्या करता है, वो अलग बात होगी, लेकिन उसको भरना चाहिए, ये सरकार ने नियम तय किया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग बचाते हैं अपना पैसा, चुराते हैं, नहीं बताते हैं, और कई लोग ऐसा आतंकवादी चीजें भी करते हैं जो देश के लिए नुकसानदायक होती है। इसी यही कई पिक्चरों में स्लीपर सेल करके दिखाते हैं इनके नाम, है ना। तो ये लास्ट पॉइंट समझ में आया है कि बुक कीपिंग से हमको टैक्स की जो लाइबिलिटीज होती हैं, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब भी पता लगता है। जीएसटी, जैसे तुम कोई भी सामान ले रहे होते हो अभी दुकान से, तो उस पर जीएसटी लगा होता है, ये हम देख चुके हैं 9वीं 10वीं में। जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते थे, 18.5 दोनों लगता था, किसी पे 5%, 12% और 18% ये वाला लगता था, ध्यान है कि नहीं? हाँ, नो एसजीएसटी, 2% एसजीएसटी, हाँ, स्टेट और सेंट्रल का, एस और जी, सी। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स कि बुक कीपिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, अब बाकी है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, 6 मिनट अपन देख लेते हैं, 6 मिनट में होते हैं तो टाइम काफी हो गया है, ये काफी बड़ा टॉपिक है इसकी वजह से। एनीवे चलो देख लेते हैं। यूटिलिटी, यूटिलिटी का क्या मतलब है, कहाँ इस्तेमाल में आता है, ये कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है, ये बताया है यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी मतलब होता है इस्तेमाल। तो इस्तेमाल कौन कौन करता है बुक कीपिंग का? एक तो ओनर करता है, ठीक है, जिसका कोई बिजनेस है समझ लो, वो द बिजनेस मैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉस, एसेट, लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज एट एनी टाइम। जिसकी भी कोई बिजनेस है, मान लो रतन टाटा का टाटा कंपनी है, तो रतन टाटा उसने बुक कीपिंग किया होगा तो किसी भी टाइम पे वो देख सकता है कि भाई फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, किसी भी टाइम पे देख सकता है ना। साल भर के लिए बोला जाता है, लेकिन वो बुक उठा के जब भी देखेगा उसको पता लग जाएगा कि अच्छा पिछले महीने इतना था, उसके पिछले महीने था, तो देख सकता है। तो ओनर एक तो देख सकता है। फिर दूसरा आता है मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट क्या चीज है, ओनर और मैनेजमेंट में क्या अंतर है? ओनर और मैनेजमेंट में ये अंतर है कि अब ये बताओ सब मेरे को कि शेयर्स पता है सभी को क्या होता है? जिसको पता है बताया क्या है, क्या होता है? नहीं क्या, एक कंपनी ने क्या, कंपनी को कैपिटल की जरूरत रहती है, और ठीक, तब लोग कंपनी अपने कुछ कुछ हिस्से ओके, बेचने को उसको शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सभी को ये बात समझ में आई या पता थी ये बात? हाँ सर पता है। ठीक, तो शेयर्स क्या होता है? हिस्सेदारी। उसका शेयर का मतलब ही हिस्सेदारी होता है। तो हिस्सेदारी जब होती है तो जिन जिन लोगों के पास हिस्सेदारी होती है वो मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट कहलाते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी जिसके पास होती है, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, टाटा कंपनी है, तो इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसके पास है? रतन टाटा के पास है। कुछ 52-53% है कंपनी के, पूरे मालिक नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मालिक हैं वो टाटा के। अब इसको छोड़ के भी टाटा कंपनी के और भी मालिक हैं, जैसे शाहपुर जी पालुन जी नाम से है, वो भी रतन ये टाटा कंपनी के कुछ 20-25% इनके पास भी हैं। तो ओनर कौन कहलाएगा? रतन टाटा कहलाएगा। लेकिन मैनेजमेंट में और कौन कहलाएगा? शाहपुर जी, रतन टाटा भी कहलाएंगे, शाहपुर जी पालन जी भी कहलाएंगे, और भी हैं, वो भी सब कहलाएंगे। अंतर समझ में आया मैनेजमेंट और ओनर का? हाँ सर। ठीक, अब यहाँ पे आता है थर्ड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वही हो गया जिसके पास शेयर है। अगर मैंने टाटा कंपनी का एक शेयर भी खरीद लिया तो मैं एक इन्वेस्टर कहलाऊंगा। ठीक है, मैं मैनेजमेंट वाला नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैनेजमेंट उसके एक बड़े हिस्से की बात होती है, लेकिन इन्वेस्टर एक छोटा सा भी हिस्सा पकड़ा है, छोटा सा भी शेयर मैंने लिया है, उसका मान लो आज के
तारीख में 1,500 रुपए का एक नहीं, जिसमें ये काम करते हैं अपने रोहित सर, टीसीएस। ठीक है, टाटा के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, तो उसमें जो आईटी वाली कंपनी है उसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस की जो एक शेयर की कीमत 1,500 के पास है। ठीक है, तो मेरे पास अगर मान लो एक शेयर है, तो मैं टीसीएस कंपनी का एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। समझ में आया? हाँ सर। तो बुक कीपिंग और किसको भी करनी चाहिए, इस इन्वेस्टर को भी करनी चाहिए। बुक कीपिंग से वो देखता रहेगा कि अच्छा जनवरी में ये शेयर 1500 का था, फरवरी में गिर गया, 1400 का हो गया। तो इन्वेस्टर को भी बुक कीपिंग करनी चाहिए। फिर और किसको करना चाहिए, कस्टमर। अभी कस्टमर कौन होता है, जो इसकी दुकान है, टाटा की दुकान है, मान लो टाटा की नमक की दुकान है, तो नमक वो कहाँ कहाँ पे बेचता है, हर राज्य में बेचता है। हर राज्य में वो सरकार को भी बेचता है, वहां की सरकार को भी नमक पहुंचाता है। और जो प्राइवेट लोग हैं, जैसे कि जगदीश की दुकान होगी, किसी और की दुकान होगी, उसकी दुकान में भी टाटा का नमक जा रहा है। जहां जहां पे भी जा रहा है, जो जो भी खरीद रहा है, वो हो गया कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट। अभी मैंने बताया जैसे कस्टमर में ही गवर्नमेंट भी आता है कि जो नहीं, ये वाला दूसरा वो है गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे है, गवर्नमेंट कोई बड़ी संस्था है, जैसे कि टाटा की हम बात करते हैं। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसके अंदर अगर इस टाटा कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो सरकार में भी दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतने सारे लोग काम करते हैं, 4 लाख के आसपास लोग काम करते हैं इसमें। तो टाटा कंपनी में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि इन 4 लाख लोगों को दिक्कत आएगी। वो 4 लाख को आएगी, यानी कि उसके हर एक के परिवार में अगर 4 लोग भी माने तो 16 लाख लोगों को दिक्कत आ गई। ठीक है, और 16 लाख लोग अच्छे खासी एक वो होती है। तो गवर्नमेंट भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखती रहती है, उनकी नजर में रहती है कि भाई वहां पे उनमें क्या चल रहा है। बड़ी को छोड़ो, छोटी छोटी कंपनियों में भी जहां पे भी 1 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो रहा होता है, गवर्नमेंट की नजर होती है उसके ऊपर। गवर्नमेंट भी उनके रिकॉर्ड मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सरकार के पास टैक्स नहीं आएगा तो सड़कें कैसे बनेंगी, फिर लाइट कहाँ से आएगी, फिर पानी पीने का पानी कहाँ से आएगा। ये अपनी जेब से कोई नहीं डालता है, ये हमारी ही जेब का माल गया होता है, जिस जो आगे चल के थोड़ा 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 कर करके ऐसा सबसे लिया हुआ है, जाके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है और वही हमारे ऊपर खर्च करता है। ठीक है, तो इसके लिए बोला जाता है भाई सभी को जो जो टैक्स के दायरे में आता है उसको टैक्स भरना ही चाहिए। अब लेकिन धीरे धीरे सरकार ऐसे नियम बनाते जा रही है कि तुम छुपा ही नहीं पाओगे, और खासकर जब से इंटरनेट आ गया है कोई छुपा ही नहीं सकता आसानी से। हर ट्रांजेक्शन अब स्कैन करके होने लग गए हैं, जहां तुमने स्कैन किया तुम्हारे पैसे की जानकारी पता लग जाती है। ये आगे लेंडर्स। अब लेंडर्स कौन होता है, जो पैसे दे रहा होता है। ठीक है, भाई मान लो जैसे अपना दुकान वाले एग्जांपल पे आते हैं कि एक दुकान है मेरे पास, उस दुकान को, एक मिनट, ये दूसरे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जो लाला हुआ करता था, ठीक है, यही मेरे पास दुकान है। दुकान को जो मैंने बनाया है, जमीन मेरी थी और दुकान बनाने के लिए मैंने लाला से पैसे लिए हैं, 50,000 रुपये लिए हैं मैंने इससे। ठीक है, ये दुकान खड़ी करने के लिए जमीन मेरी थी ये नीचे की, और मैंने लाला से पैसे लिए कि भाई मेरे को पैसे दे, मैं ये दुकान बनाऊंगा और उसको चलाऊंगा। तो इसने मेरे को पैसे लैंड किए हैं। ठीक है, इसने मुझे पैसे दिए हैं, तो ये भी अपनी बुक मेंटेन करेगा कि भाई इसने मेरे को बोला था कि 1 साल में पैसे दे देगा। ये जो वैभव की दुकान थी, वैभव ने मेरे को बोला था कि 1 साल में मैं पैसे दे दूंगा, तो ये देखता रहेगा। अपना मुनाफा भी इसने जोड़ा होगा, 1 साल के अंदर मेरा कितना मुनाफा होगा। और अगर 1 साल तक ये नहीं दे पाएगा तो ये अपना मुनाफा अपने हिसाब से बढ़ा देगा, बोलेगा कि मैंने पहले 10% से मैं ले रहा था, अब मेरे को तू अगले 1 साल के अंदर 20% के हिसाब से देगा। या तो इसी टाइम पे पुलिस बुलवा के कुछ कब्जा कर लेगा या कुछ सामान ले लेगा, या तो अपना टैक्स बढ़ा देगा। ऐसे करके वो कब कर सकता है, अगर उसने बुक मेंटेन की होगी तब। लास्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो काफी वैसे ही है कि जैसे जैसे हम बुक मेंटेन करते हैं, जो भी बिजनेस होता है उसको आगे बढ़ना है तो
उसके लिए बुक कीपिंग जरूरी होता है। ठीक है, इसके साथ हमारे सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। किसी कोई डाउट है इनमें, यूटिलिटी में, कि कौन कौन इसका इस्तेमाल करता है और क्यों करता है? संदेश, अजीम, विजय। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, अभी अगला जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूँ कल अगर टाइम मिलता है। तुम लोग का कल कितने बजे स्कूल छूट जाएगा? अरे ये तो कब से निकल लिया। विजय,